अब मुंह भी बांधूं क्या? वो मुड़कर खफगी से बोली और दुपट्टा उतारकर स्पून से ब्लशर निकालकर आईने के सामने खड़ी हो गई। रोशनाल उसको सर से लेकर पांव तक देख रहा था, जो शीशे के सामने खड़े होकर चेहरे के जाविये बिगाड़ती, मुंह पर ब्लशर लगा लगाकर अपने चेहरे का सत्यानाश कर चुकी थी। गाल पिंक और गुलाबी कलर के शेड से वो किसी और दुनिया की बासी मालूम हो रही थी। ठहरे मुस्कारे से चेहरा बिगड़ा बिगड़ा लग रहा था। कसम से जोजम, सही एलियन का दूसरा एटम हो। वो बुरी तरह परेशान हुई जब अपने पीछे हंसने की आवाज आई। उसने हैरत से मुड़ के देखा तो वो हंसी जब्त करने के चक्रों में लगा हुआ था। हाय, हंस लें, भंगड़े डाल लें, आप तो मुझे भोजू बने देखकर खुश हो रहे होंगे। वो गुस्से के मिले जुले तासुरात से बोली थी। जब शोहर के साथ बदसलूकी करोगी तो फिर इस तरह तो होगा। इस तरह के कामों में वो अब की बार मजे से बोला था। और जो मेरा शोहर कर रहा है मेरे साथ, इस तरह हंसते हैं शोहर तो हेल्प करते हैं बीवियों की। वो मुंह मोड़ती उसको देखती, मुंह बसोर कर बोली, तुमने खुद मुझे बांध के बिल्कुल बेबस कर दिया है वाइफी, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? आप हैं ही इस काबिल। वो खफगी से कहती आईने को देखती, फिर से अपने बिगड़े चेहरे को देख के मातम गुनाह हुई थी। जाओ मुंह धो के आओ, मैं खुद ट्राई करता हूँ। वो जो परेशानी से अपने चेहरे को देख रही थी, अपने पीछे उसकी भारी और गंभीर आवाज सुनी थी तो सही मायनों में घबरा गई थी। आपको तो मैं बांध के आई थी, ये किसने खोला? वो उसके हाथों को खुला देखकर गड़बड़ा गई थी। देखो, भूलने की बीमारी तो नहीं है, खुद ही खोल के आई और खुद ही कह रही हो किसने खोला है। रोशनाल बक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। अभी तो उसने तीर फेंकना था, अपना हिसाब तो निकालना था। क्यों, मैंने कब खोला? मैं तो यहाँ बैठी हुई थी। ये देखो, खुद मेरे हाथों को खोल के आप मुकर क्यों रही हो जोजम? कोई बीमारी ही तो नहीं हो गई? रोशनाल का लहजा काबिले इत्मीनान था। आप मखौल कर रहे हैं ना? अशनाल एकदम से स्टूल से उठी थी और हैरत से पूछा, लो भला, मैं क्यों मखौल करूंगा? मेरी उम्र है मखौल करने की? तुम जब मेरे पास आई तो तुम्हारे पाँव से छन छन की आवाज आ रही थी। रोशनाल चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी लिए बोला, हाय अल्लाह, लगता है इनके पास कोई चुड़ैल मेरा रूप लेकर आई थी घुंघरू पहन के। ताई अम्मी ठीक कहती हैं कि मगरिब के वक्त मुझे अकेले अंधेरे में नहीं खड़ा होना चाहिए था, पर मुझ में आता तो कोई जीना था, लेकिन चुड़ैल तो इनके पास आई है। ये भी तो परफ्यूम लगा के निकल पड़ते हैं ना, लगता है कि मेरी शक्ल लेके आई थी। वो बड़बड़ा रही थी, उसके लब हिल रहे थे, आवाज इतनी ऊंची थी कि रोशनाल को साफ सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई थी। क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो गई? वो ऊंची आवाज में बोला था। वो बुरी तरह डर गई थी। हवाओं के होलनाक सनसनाती हुई आवाजों से उसने आगे पीछे देखा तो उसे वाकई ये सच लगने लगा था। वो बुरी तरह डर चुकी थी। रोशनाल ने हंसकर उसे देखा, जो अब डर के कमरे को देख रही थी। रोशनाल को मजाक महंगा पड़ गया था। वो जितना भी बहादुर बन लेती मगर अंदर से वैसी ही डरपोक थी, वैसे ही मासूम जो हर चीज को सच मान लेती थी। वो काली नजरों से देखने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास बुरी तरह हुआ था। उसने तो सिर्फ मजाक की थी, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी। अशनाल, उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा था। वो चीख कर उसके गले लगी थी। उसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। वो इसकी कंडीशन को समझता बाजुओं में उठाए बेड पर ले आया और उसे बिठाया था। सॉरी यार, मैंने मजाक किया था सिर्फ। मैंने खुद ही अपने आप को खोला था। वो तो सिर्फ डराया था तुम्हें। वो बहुत बुरे हैं आप। अगर आज मुझे कुछ हो जाता। वो बुरी तरह लर्ज रही थी। उसके हल्के से मजाक ने उसे मुकम्मल तौर पर लर्जा दिया था। चलो शाबाश, जाओ मुंह धो के आओ, मैं तैयार करूंगा। नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं अकेली नहीं जा रही, मुझे डर लगता है। अब अगर मैंने बाहर आकर कहा कि आप मेरे पास आए थे तो आपने तो ये कहना है कि मैं कब आया था। इससे तो आपका कुछ नहीं जाना, लेकिन मेरे अंदर हिल जाना है। आपने फिर मेरा तरा निकाल देना है। अब मैं आपको साथ लेके जाऊंगी। आपके हाथ भी गंदे हो गए हैं। वो उसे थामता बेसन तक लाया था और उसका चेहरा धुलवाया और टॉवल से पहुंचता बाहर लाया। उसको मेकअप करने का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो उसके साथ बच्चा बना हुआ था। ड्रेसिंग के मुताबिक उसका हल्के से मेकअप किया और फिर मस्कारा लगाकर पोंक मारी तो अशनाल मुस्कुराई थी। शादी से पहले मर्द समझता है कि वो बहुत तुरम खान है, लेकिन शादी के बाद बंदे की तुरम खानी सारी मिनटों में जाया हो जाती है। छोटे छोटे चौंचले बीवियों के ना उठाए तो वो गुब्बारे जितना मुंह सुजा के बैठ जाती है, और मर्द को ऐसे लगता है जैसे उसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरदर्द हो गया हो। अब वो उसके सर पर शाल कर रहा था और साथ में अपना दुखड़ा भी रो रहा था। अशनाल बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। वो खुद को शीशे में देखती देखती दिल ही दिल में खुश होती कह गई थी। शुक्र है, आधे घंटे की मेहनत के बाद मुझे ये सुनने को तो मिला कि मैं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हूँ। शुक्रिया जोजम, ये आपकी आला ज़र्फी है कि आपने मुझे अच्छा समझा। अब मैं तैयार हो लूँ तो फिर चलते हैं। वो ये कहता सूट निकालता चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो वो आईने में खड़े परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। अशनाल ने आगे बढ़कर उसे खुद घड़ी पहनाई और ऊपर होकर अकीदत से उसकी कुशादा पेशानी पर बोसा दिया था। वो जैसा भी था, लेकिन उसका हमसफर था और उसे अपना ये खड़ूस और परवाह करने वाला शोहर बहुत पसंद था, जो उसके अलावा किसी को देखता तक नहीं था। वो जब बदगुमा होता तो फिर भी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आती थी। बेशक उसके संग जिंदगी हसीन थी। हसनाल चैनल वालों की तरफ से आज जल्दी आया था। वो बाइक से उतरा और सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर पर गया था, जो कि बहुत बड़ा था। उसे लगा वो शैम्पू से आराम से मिल जाएगा। प्योर सरसों का तेल भी लेना था। अपने भूरे बालों वाली बिल्ली के बालों की उसे बहुत टेंशन थी। वो ब्यूटी कंसल्टेंट के चक्कर लगा चुका था। उन्होंने कुछ चीजें लिख के दी थी। 3 मंथ का कोर्स था, जो कि उसने अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाना था।
उसने साथ में कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी खरीदी थी। वो पीछे कंफ्यूज सा खड़ा था। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सेल्समैन गर्ल उसकी नज़रों को देखते जल्दी से प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ी थी। ये कुछ चीज़ें हैं मैम। छोटी सी पेज लिस्ट उसने सेल्समैन गर्ल्स को थमाई थी। तकरीबन 10 मिनट में चीज़ें लेता वो घर के लिए निकला था। वो घर आया तो वो पूरे खुशू खदू से नमाज पढ़ रही थी। ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। हसनाल जल्दी से उठा और उसे सहारा दिया। उसे उठने में मसला हो रहा था। ये क्या है? वो जो नमाज पढ़कर उठी तो हैरत से उसे देखने लगी, जिसके हाथ में कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लगी थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो उसके लिए फुल गाउन टाइप फ्रॉक और हिजाब लेकर आया था, और आज फिर क्या ले आया था? इधर तो बैठे ना यार, ज्यादा सवाल जवाब मत करें मुझसे। वो उसे हाथ से थामता हुआ लेकर ड्रेसिंग के सामने बिठा गया था, जो उसी के लाए हुए घुटने तक आते फ्रॉक और सर पर चादर किए खुद को मुकम्मल ढांपे हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसने उसके सर से शाल उतार के ड्रेसिंग टेबल पर रखी और बैग से एक बोतल सी निकालकर उसके हाथ में थमाई थी, और फिर खुद उसके बालों को कैचर से आजाद किया, और फिर उसके हाथ से वो बोतल लेकर उसके सर पर सरसों के तेल को हथेली पर डालता ऑयलिंग करने लगा। वो ना जाने कितनी देर उसके सर पर मालिश करता रहा। मिनाल ने एक नजर घुमाकर देखा, जो गहरी संजीदगी और गौर फिक्र से एक एक बाल पर तेल लगा रहा था, जैसे वो कोई अलजबरे का सवाल हल कर रहा हो। हाय अल्लाह, ये ऑयल तो ज्यादा लग गया है। उसकी आंखें बंद हो रही थी जब हसनाल की फिक्रमंद सी आवाज सुनाई दी थी। उसने बामुश्किल आंखें खोलकर शीशे में देखा तो सर में काफी ज्यादा तेल लगा हुआ था। वो थोड़ी देर देखती रही, जब वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और सर पर मिसाज करने लगा। वो नींद में अब झूल रही थी। उसको नींद में एक झटका लगा तो फिर से आंखें खुली। अब की बार उसको अपने पास खड़ा देखकर सर उसके सीने पर रखकर उसके गिर्द बाजू बांधे और सुकून से आंखें मौन ली थी। हसनाल चंद लम्हे उसे देखता रहा, जो उसके साथ लगी हुई थी। उसके ऑयल से भरे बाल उसकी शर्ट खराब कर चुके थे, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। वो उसके साथ लगी सोती रही। मिनाल, उठ जाए यार, ये सर धोना है आपको। उसने हदायत दी थी। उसने बामुश्किल सर उठाकर उसे सर धुलवाया था। आधी रात का वक्त था, हू का आलम था। स्याह हुडी पहने वो शख्स उसके कमरे के पिछले हिस्से की जानिब आया था। जेब से एक छोटा सा फोन निकालकर उसने एक चिप लगाई और बड़ी राजदारी से भरता एक लेटर निकालता आगे पहुंच गया, और दरवाजा खोलकर वो इस तय खाने नुमा कमरे में आया था। क्या हाल है साहब? वो उस शख्स के करीब पहुंचा था। वो उसकी चेयर के दोनों तरफ हाथ रखकर झुका था। वो शख्स मुकम्मल हाथ पांव मार रहा था, मगर सामने खड़े फरीक पर कोई भी असर ना हुआ था। हाय साहब, हम तो भूल गया कि आप बोल नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, हम बोल लेता है। ये कहते ही हसनाल ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया था। उसने इरफान तौरानी को 3 माह से इस काल कोठरी में रखा हुआ था, जिसका इल्म किसी को भी नहीं था। मुझे यहाँ से जाने दो। इसके पैसे तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगे। मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दूंगा, पर मुझे खोल दो, मैं चला जाऊंगा। कहते हो तुम्हारे पाँव में गिर के माफी मांग लूंगा। इरफान बहुत बिखरे हुलिये में था। वो सारी शान शौकत कहीं दूर गायब हो गई थी। और मैंने इन पैसों का क्या करना है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसों में इतनी पावर है कि वो तुम्हें बचा लेंगे? जितनी तुमने लोगों और मासूम बच्चियों और औरतों की इज्जतें खराब की हैं, तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? नहीं, तुम बचने के लायक हरगिज नहीं हो। तुम्हें आज अंजाम तक पहुंचाने आया हूँ मिस्टर इरफान दौरानी। पता है तुम्हारी बेटी मेरे ताक़ुब में है। वो इसकी गर्दन को हाथों में लिए सफाके से भरपूर लहजे में बोला था। मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना, उसके साथ कुछ मत करना, मुझे मार डालो, फिर मेरी बेटी बहुत मासूम है। इरफान दौरानी जैसे गिड़गड़ाया था। बेटी नहीं दौरानी, बेटियां मासूम होती हैं। तुम्हें उस वक्त नहीं पता लगा जब दूसरों की बेटियों को रौंदा था? उस वक्त बेबसी का निशान तुम्हारे चेहरे पर नहीं था। लेकिन मुकाफाते अमल भी कोई चीज है। ये चेहरे से गरूर छीन लेती है। मुकाफाते अमल का चक्कर इंसान को बेबस कर देता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त का चक्कर उल्टा हो जाता है। वक्त हेर फेर करता है, इसलिए तो कहते हैं वक्त से डरो। जिस वक्त अपनी बेटी की उम्र की लड़की की इस्मत को छीना, उस वक्त मैं बहुत बेबस था। दिल किया था कि तुम्हें जलते कोयलों पर घसीटूं, तुम्हारे चेहरे को मस्त कर दूं, लेकिन उस वक्त मेरा नहीं था। इस वक्त मेरी आजमाइश का वक्त था। ये कहते हुए हसनाल बक के हाथ से लेटर इरफान दौरानी की गोद में गिरा था। मुझे मार दो, मेरी बेटी को कुछ नहीं करना, मुझे उल्टा लटका दो, मेरा मुंह काला कर दो, लेकिन मेरी अनाया को कुछ नहीं करना, वो जीते जी मर जाएगी। सोचा था कि उसके जरिए तुम तक पहुंचूं, उसको दर्द से गुजारूं, तब तुम्हें इल्म हो कि बेटी का दर्द क्या होता है। लेकिन फिर अपनी सोच भी घटिया लगी, क्योंकि बेटी तो बेटी ही होती है, चाहे दुश्मन की ही क्यों ना हो। उसकी इज्जत आप गिने से भी नाजुक होती है। वैसे मेरी जिंदगी का असूल है इरफान दौरानी, नफरत दुश्मन से करो, लेकिन दुश्मन की कमजोरी से हरगिज नहीं। वो उसके करीब से हटता हुआ बोला था। तुम अपना फोन निकालो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपनी बेटी और मासूम लोगों से। उसके कहने पर हसनाल ने हैरत से देखा और फोन जेब से निकाला। अनाया, मेरे बच्चे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं कातिल, जानी, शराबी, इज्जतों का लुटेरा, दौलत गबन करने वाला, लोगों के हक मारने वाला, अरबों खरबों की जायदाद का मालिक था, लेकिन मेरी ये दौलत मेरी जिंदगी बचाने का काम नहीं आई। अब पता चला है पैसे से ज्यादा अल्लाह के इंसाफ में ताकत होती है। मैं इंसान बेबस नहीं था, मैं बाप बेबस बन गया हूँ। बस ये समझ लो, तुम्हारा बाप अपना कातिल खुद था। हसनाल ने वो चीज रिकॉर्ड कर ली। उसे अभी भी हैरत हो रही थी कि दुश्मन तो अपना जुर्म मरते दम तक तस्लीम नहीं करता, लेकिन उसने कैसे किया। फिर इस वीडियो में उसका हर एतराफ़ जुर्म था जो उसने केस में शामिल करना है। वीडियो तकरीबन 7 मिनट की थी। हसनाल का ध्यान वीडियो में था। जब उसे बू आई थी, उसने पीछे पलट कर देखा तो इरफान दौरानी आग की लपेट में था। वो साकित ही तो रह गया।
उसका इरादा ये वीडियो कोर्ट में दिखाने का था कि वह इरफान दौरानी को घसीटेगा, मगर उस शख्स ने तो खुद को खुद ही मौत में धकेल लिया। वो फोन लेता बाहर निकला था ताकि फायर ब्रिगेड को कॉल कर सके, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी चीखों की आवाज आ रही थी। इरफान दौरानी को आग अपनी लपेट में ले चुकी थी, जबकि बाहर हसनाल बग को सोचे अपनी लपेट में। हर चीज का एक इख्तिताम होता है। इरफान दौरानी का इख्तिताम हुआ था, बहुत भयानक। वो अब तो पैदाइश वाले दिन ही दी एंड लिख देता है। बस ये हम ही हैं जो खुद को खुदा समझ लेते हैं। हसनाल फिलहाल केस में उलझा हुआ था। वो आज भी सारा दिन मसरूफ रहा था, लेकिन उसने मिनाल वादा किया था कि वो उसको बख्ती अम्मा के पास लेके चलेगा। वो जब घर आएगा तो उसे बख्ती अम्मा से मिलवाने ले जाएगा। आज तीसरा दिन भी उसे उधर हो गया था। वो जब घर पहुंचा तो वो तैयार हुई बैठी थी। एक तहमीना बेगम के कंधे पर सर रखे मुंह बसोर कर उनसे लाड उठवा रही थी, तो दूसरी तरफ आगा जान और सगीर साहब बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने लाउंज में पहुंचकर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, हर दूसरे दिन गायब पाए जाते हो। हमें फोन करके बच्ची को कब से इंतजार की सूली पर लटकाया हुआ है। बाबा काम था, बिजी था। कल भाई भी आ जाएंगे ना। चाय मिल सकती है क्या माँ? हसनाल ने ऊंचा सा कहा था तो मिनाल ने सर उठा लिया था। क्यों नहीं, मैं लाती हूँ। उठ खड़ी हुई थी। हसनाल ने तहमीना बेगम को उठते देखा तो मिनाल के साथ बैठा था। क्या आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान तो नहीं? वो थोड़ा सा उसके करीब हुआ था। वो जानता था कि वो उससे खफा होगी। शर्म करो बदतमीज, ताया और आगा जान है। मिनाल ने नरमी से कहा तो हसनाल को प्यार आने लगा था। उन्होंने की थी जो मैं करूं। वैसे भी यार इजी ले, हमारे यहाँ ये बेशर्मी का किस्सा नस्ल दर नस्ल चल रहा है, इसलिए फिक्र मत करो। वो एक नजर आगा जान और सगीर साहब पर डालकर उंगली से इशारा करता उनके पेट की तरफ करके बोला था। मैं भूल गई हसनाल बक, तुमने बेशर्मी में PhD की हुई है। उसकी बात सुनकर मिनाल का सारा खून गालों पर सिमट आया था। कोई नहीं, मैं किस लिए हूँ, याद करवा दूंगा। बस शर्त ये है कि अकेले में मिलो। हसनाल पुत्र, मीनू को लेके नहीं जाना, वो सुबह से कह रही थी। आगा जान ने उन दोनों को साथ बैठे देखकर नजर उतारी थी। बस चाय पी लूं तो निकलते हैं, ये कहकर बहुत मोहब्बत से मिनाल की तरफ देखा। कुछ देर में हसनाल चाय पीकर उठा और उन्हें अलविदा करता उसे बाजुओं के सहारे बाहर लेके आया था। हसनाल, ये लिफ्ट लो, अब हमें चलकर जाना पड़ेगा क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। मिनाल ने उसे साफ रास्ता हसनाल, ये लेफ्ट ले लो, अब हमें चल के जाना पड़ेगा क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। मिनाल ने उसे साफ रास्ता बताया था। ये गांव तो बहुत बैकवर्ड है। वो कच्ची पगडंडियों को देखता आबादी से हटकर कुछ घरों को देखते हुए कहने लगा। बैकवर्ड ही सही, मगर बहुत खालिश है। यहाँ के लोग जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं। इनके कच्चे घरों में बहुत ज्यादा बरकत होती है। सुबह ऐसे लगता है जैसे फरिश्ते खुद इनका रिज्क लेकर आ रहे होते हैं। नूर ही नूर होता है। वो गाँव के माहौल में छाई कैफियत में बोली। क्या आपको ये गाँव बहुत अच्छा लगता है? हसनाल उसको महवियत में देखते पूछने लगा। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। बस यहीं रोक दो, मिनाल ने तबसरा करते जल्दी से कहा। कोई इतना तंग रास्ता नहीं है, कच्चा जरूर है मगर चली जाएगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आपको चलना पड़े। अपने पाँव पर एक दफा नजरसानी कर लीजिएगा। मैं तो इस हक में ही नहीं था कि आपको बच्चे की पैदाइश से पहले लेकर आऊं। वो फिक्रिया कहते उसके घर के रास्ते पर ले जाने लगा था। ये कहते हुए उसने कच्ची गली से हटकर कुछ फासले पर गाड़ी रोकी और उसकी साइड से गाड़ी का दरवाजा खोला। वो आहिस्तगी से उतरी थी। हसनाल ने गाड़ी लॉक की और उसका हाथ थाम कर चलने लगा। वो जैसे ही गली में दाखिल हुए तो मोहल्ले की कुछ औरतें इश्तियाक से देखने लग पड़ी थी। मिनाल ने देखा तो बख्ती अम्मा की सहेली उनकी जानिब आई थी, जो एक दफा उनके घर आई थी। देखो तो बख्ती की भांजी आई है, उस औरत ने अपने साथ खड़ी औरत से कहा और चली गई थी। पीछे कुछ खेलते बच्चे भी इश्तियाक से उन्हें देखने लग पड़े थे। मिनाल उसके साथ आगे आई थी। वही घर का वो सीधा दरवाजा देखा जो खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो बख्ती अम्मा गोबर उठा रही थी। उसने हसनाल को इशारतन पीछे रुकने का बोला था। शाम का वक्त, बच्चों के पढ़ने की आवाजें आ रही थी। मिनाल को पता चल गया था मानो पढ़ने गई होगी, क्योंकि वो यहाँ नहीं थी। वह चुपके से पीछे गई और उनके गिर्द बाजू बांध दिए। कौन है? उनके अजनबियत से भरपूर आवाज आई। अस्सलाम वालेकुम बख्ती अम्मा, क्या हाल है? उसने बहुत लाड से पुकारा था और हाथ खोल लिए। बख्ती अम्मा उसकी आवाज सुनती हैरत और बेयकीनी से पलटी थी। उनके हाथों के गिर्द भूसा लगा हुआ था। उसको देखते ही पलटी थी। उनकी आंखों में पहले नमी चमकी और फिर वो आंसू साफ करते हुए मुस्कुराने लगी। बख्ती अम्मा, मेरी याद नहीं आई क्या? मिनाल, बच्चे कपड़े गंदे हो जाएंगे तुम्हारे। उनकी तफ्शीश से भरपूर आवाज आई थी। हो जाएं, पर मुझे माँ से तो मिलने दें ना प्लीज। अपनी माँ से ज्यादा मुझे आपसे ममता की खुशबू आती है। वो फिर से उनके साथ लगी। अब की बार आंसू आए थे। हसनाल पीछे उन दोनों के प्यार को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मिनाल ने वाकई सही कहा था, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार थे। वो कुछ सोचता आहिस्ता आहिस्ता चलता उनके पीछे आ खड़ा हुआ। बख्ती अम्मा, आपकी बेटी का एक अदद शोहर भी है, मासूम सा। क्या सिर्फ बेटी से ही मिलेंगी या फिर यहाँ से तशरीफ ले जाऊं? हसनाल ने ऐसे कहा जैसे बरसों से जान पहचान हो। क्यों नहीं पुत्र, लेकिन मेरे हाथ गंदे हैं बहुत। वो उसकी शरीर आवाज सुनती मुस्कुराई थी। हसनाल उनका सादा सा लहजा देखकर मुस्कुरा दिया था। वो उन्हें साथ लिए आया और चारपाई पर बिठाया था और खुद नलके से हाथ धोकर आई और दुपट्टे से हाथ साफ किए थे। बख्ती अम्मा, चूजे किधर हैं? नजर नहीं आ रहे। वो तकरीबन 10 मिनट ही पलंग पर बैठी फिर से उन्हें पुकारा।
कुछ याद आने पर पिंजरे तक पहुंची थी जहां सिर्फ चूजे थे जो तन्हा और उदास से बैठे थे। बकती अम्मा, इनकी माँ किधर है? शायद सांप ने डस लिया। सुबह तो ठीक ठाक दाना चुग रही थी, जब मैं शाम को निकालने आई या तो आगे वो ऐसे ही पड़ी थी। मैंने पिंजरा उठा के हिलाया लेकिन तब तक वो मर गई थी। बकती अम्मा ने बाहर निकलकर उदास सा बताया और फिर अंदर हो गई। मीनाल की आंखों से पानी बरसात की तरह बरसने लगा था। इन मासूमों को उदास देखकर आंखों से फिर आंसू निकल आए थे। उसने मखसूस आवाज निकाली थी मगर वो ऐसे ही उदास बैठे थे। वो सोचती बगैर परवाह किए किचन में आई और वहां पड़े हुए एक स्टील के बर्तन से दाने निकाल के बाहर ले गई थी और उनको डाले। हसनाल जो खामोश था उसकी कारकर्दगी देखता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पीछे आया जो अब दाने डाल के पीछे खड़ी हुई थी और रुख मोड़कर पलकों से आंसू साफ करने लगी थी। ये बात बेबात रोने क्यों लग पड़ती हैं? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए थे। देखो ना हसनाल, ये माँ के बिना कैसे रहेंगे? ये इतने बड़े भी नहीं हैं। वो जब से बोली, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी औलाद मेरे बगैर कैसे रहेगी। मीनाल, मेरे बच्चे, ये खा लो, फिर देखती रहना। वैसे आज मेरे पास रहोगे दोनों। उन्होंने टेबल पर चाय बिस्किट रखे, वो उनके साथ बातें करते रहे। शाम तक मानो भी आ चुकी थी। वो उसके साथ ऐसी चिपकी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। मीनाल ने भी उसके गले में बाजू डालकर चटपट चूम डाला था। वो उसे अच्छी भी लगी और छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट थी। इस तरह मुझे तो कभी प्यार नहीं किया। अब बताएं मैं क्या करूं? वो हल्के से उसकी तरफ झुककर बोला था। तुम जेलस हो रहे हो ना? मीनाल ने बहुत मासूमियत से कहा। आप ये समझती हैं तो समझ लें, वो कहता मुस्कुराया। शाम तक वो बकती अम्मा के साथ किसी माहिर खिलाड़ी की तरह रोटियां पकवाती रही। हैरान सा पलंग पर बैठा न जाने कितने सानियों से देखता रहा। फिर वो चुपके से उसकी तस्वीरें बनाता रहा। वो रात को गांव में ही रहे। सुबह वो हसनाल के साथ अमीना बेगम की कब्र पर गई। वापसी उन्होंने घर आना था। उसने बकती अम्मा से गुजारिश की कि वो उनके साथ उनके घर चले मगर उनका कहना ये था कि उनको अपने कच्चे घर से बहुत इश्क है, इसीलिए वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसने फिर मानो का जिक्र किया कि वो शहर के अच्छे स्कूल में मानो का एडमिशन करवा देगी। बकती अम्मा पहले तो खामोश हो गई मगर फिर मानो के अच्छे मुस्तकबिल का सोचकर वो रजामंद हुई। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मानो को उनके साथ रवाना किया। मैं जा रही हूँ हसनाल, आ जाना नीचे। मीनाल सर पे शॉल करके उसे बोली और जो बालों में कंघी कर रहा था, जो उसके पास खड़ी शॉल सेट कर रही थी। वो उसको चेकअप के लिए लेकर जा रहा था। हसनाल ने एक नजर उसे देखा जो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम तैयार हो जाओ, मैं जा रही हूँ। मुझे रोशनाल ने बुलाया था। मानो के फॉर्म उसने रोशनाल भाई को दे दिए थे ना, तो मैंने उसे पूछना था कि उसने एडमिशन करवा दिया। वो ये कहती उसकी नाक से नाक टकराती हुई नीचे आ गई थी। हसनाल ने दिल में सोचा कि उसे रोक ले और काश वो उसे रोक लेता, ना जाने देता। उसका दिल किया था कि वो उसे साथ लेके जाए। 2 मिनट ही तो थे। उसने सिर्फ कोट ही तो पहनना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि 2 मिनट में ही तकदीरें पलट जाया करती हैं। वो अपनी मौत के करीब खुद जा रही थी। वो घड़ी पहन के उसके पीछे आया ही था जो तीसरी सीढ़ी पर जा रही थी। अचानक उसका पाँव रपटा और हसनाल की निगाहों के सामने ही वो नीचे गिरी थी। लम्हों का खेल था। वो लड़खड़ाती जा रही थी। हसनाल को अंदाजा नहीं था कि 1 मिनट के 1000वें हिस्से में ये सब हो जाएगा। वो बदहवास सा उसकी जानिब भागा था, उस तक पहुंचा था जिसका खून निकल रहा था। अशनाल और समीना बेगम भागती हुई आई थी। वो कुछ पल उसे देखता रहा जिसकी आंखें बंद हो रही थी। फिर एकदम से उसे बाजुओं में उठाया, लेकिन उसकी टांगों में इतनी सकत नहीं थी कि वो चल पाता। उसकी टांगें चलने से इनकारी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत कम टाइम में हॉस्पिटल उसे पहुंचा दिया था। उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया था। नर्स और डॉक्टर आ जा रहे थे। शाम तक ऐसे ही चलता रहा। मीनाल का ऑपरेशन था। उन्होंने हसनाल से पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए थे, जो कि उसने कांपते हाथों से किए। दिन से रात हो गई थी मगर डॉक्टर के मुताबिक उसकी कंडीशन में कोई फर्क नहीं आया था। उसका ऑपरेशन हो गया था। जब एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकली, सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। मुबारक हो सर, बेटी पैदा हुई है, लेकिन आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। दुआ की जरूरत है। उनके सर पर बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। उनके केस में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस थी। उनके कोमे में जाने का खदशा है। बस आप दुआ करें और हौसला रखें। वो ये कहती चली गई थी, जबकि पीछे हसनाल के जहन में मीनाल की बातें गर्दिश कर रही थी। सर, मुझे आपसे बात करनी है। आज 6वां महीना था। उसको होश की दुनिया से बाहर कदम रखते हुए हसनाल नाउमीद नहीं था, लेकिन उसके लिए परेशान जरूर था। सबने उसे कहा था कि शादी कर लो, क्योंकि उसके होश में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। आज 6वां महीना था उसको होश की दुनिया से बाहर कदम रखे हुए। हसनाल नाउमीद नहीं था, लेकिन उसके लिए परेशान जरूर था। सबने उसे कहा था कि शादी कर लो, क्योंकि उसके होश में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। और फातिमा की देखभाल और परवरिश के लिए समीना बेगम और सगीर साहब ने उसे दूसरी शादी के लिए बहुत फोर्स किया था, मगर वो उम्मीद का आखिरी टिमटिमाता लो बुझाना नहीं चाहता था जो उसके रब ने उसके लिए रखा था। फातिमा में तो उसकी जान बसी थी। वो उसकी कुल कायनात थी। इस बच्ची को तो माँ की जरूरत थी। अशनाल बेशक उसका ख्याल रखती थी, लेकिन जो कशिश माँ की गोद में होती है वो दूसरी औरत की गोद में थोड़ी होती है। और अशनाल खुद तकलीफ के मराहिल में थी। वो खुद माँ के दर्जे पर फाइज होने वाली हो गई थी। वो होशो हवास से बेगाना थी। वो तो अपने हिस्से की सजा भुगत चुकी थी। फिर क्या हुआ था उसके साथ, या शायद अल्लाह का इम्तिहान रहता था। सुनिए सर, आपसे जरूरी बात करनी थी। क्या 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन सकते हैं? नर्स फिर से उसके पास आई थी। वो उसको खोया हुआ देखकर बोली थी। उसने बड़ी डॉक्टर का पैगाम दिया था।
अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में सलाम किया और उसे सामने बिठाया। देखें सर, हम अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बीवी को बचा लें, लेकिन आपकी बीवी बेहोशी के ट्रॉमा में है कि उनकी डेथ होने के चांसेस 99% हैं। उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हमने नर्सिस और तमाम आलात का बंदोबस्त कर दिया है। आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं, शायद माहौल चेंज हो तो वो ठीक हो जाएं। हमारा पूरा अमला चेंज होता रहेगा। उनके सर पर गहरी चोटें आई हैं, हम उनका मुकम्मल इलाज भी कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा मर्ज है जहाँ इंसान अचानक से जिंदगी की तरफ भी सर्वाइव कर सकता है या अचानक उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कह रही हूँ, उनका बचना नामुमकिन है। वो इस मामले को बारीक से आगाह कर रही थी। आप डॉक्टर हैं? वो उनकी बात सुनता कुछ तवक्कुफ के बाद बोला था। जी, क्या मतलब? डॉक्टर नासमझी से उसे देखने लग पड़ी थी। मतलब ये कि आप डॉक्टर हैं और आपने मेरी वाइफ के मर्ज को लाइलाज कर दिया है। मैंने सिर्फ सुना था कि साइंस वाले अल्लाह से ज्यादा दरियाफ्त पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। आप डॉक्टर हैं, आपने मुझे मायूस किया, लेकिन उस डॉक्टरों के डॉक्टर ने मुझे मायूस नहीं किया। आप मुझे उससे नाउम्मीद कर रही हैं जिसकी तकलीफ आप हैं, मैं हूँ, सब हैं। उसने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया था। देखें, मैं तो आपको सिर्फ उनकी सूरत हाल से आगाह कर रही थी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप तो अजीब ही खपती शख्स हैं। डॉक्टर ने अब की बार थोड़ा सा तल्खी भरा लहजा अपनाया। मुझे इल्म है कि आप मुझे आगाह कर रही थी, लेकिन आपकी गुफ्तगू में इस पाकज़ात पर भरोसा नहीं था। आपने यही कहा कि शायद वो होश में आ जाएं, या हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। एक बार आपने इंशाल्लाह नहीं कहा। कोई भी यकीन का पहलू मेरे हाथ में नहीं थमाया। जब आप डॉक्टर होकर किसी को मायूस करती हैं तो सोचें, क्या वो अल्लाह आपसे खुश रहता होगा? जब आप मरीज से पहले उसके अहबाब को मारती हैं, उनकी आंखों से चमक छीनती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह को आपसे शिकवा नहीं होता होगा? आपकी तसल्ली का एक लफ्ज उनके जख्मों पर मरहम रख सकता है। वो मजबूत एहसाब वाला शख्स डॉक्टर को अल्लाह पर यकीन का दर्द दे रहा था। देखें, मैं समझ सकती हूँ, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं। वो आपके हुलिये को देखकर भी लग रहा है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर का लगा उसके ऐसा कहने से गुस्सा आया था। आपको लगता है मैं गुस्से में हूँ? मुझे गुस्सा आता तो आपकी हॉस्पिटल की एक चीज भी सलामत ना रहती। और मुझे गुस्सा क्यों आएगा जब मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है। पता है, यकीन की दो सूरतें होती हैं। कोई अल्लाह ताला के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे सब छोड़ देता है, और मैंने तो अपना सब कुछ उस पाकज़ात पर छोड़ दिया है। फिर मैं कैसे नाउम्मीद हो सकता हूँ? खैर, इट्स ओके, माजरत चाहता हूँ। लहजा तेज हो गया था, लेकिन मेरा रवैया हरगिज गलत नहीं था। आप सारे अरेंजमेंट्स कर दें, मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। आप चार्जेस की लिस्ट मुझे बनवा दीजिएगा, मैं अदा कर दूंगा। वो उनसे एक्सक्यूज करता चला गया था, जबकि पीछे डॉक्टर ये सोचने पर मजबूर जरूर हुई थी कि कोई इतना साबिर कैसे हो सकता है। डॉक्टर खुद का उम्र में काफी बड़ी थी, वो तो 22-23 साल का लड़का ही था, फिर वो इतना समझदार कैसे था? वो कितना सालेह था कि उसे अल्लाह पर इतना यकीन था। 6 महीने से वो रोजाना आ रहा था, लेकिन कभी वो नाउम्मीद ना हुआ था। दिन वैसे ही गुजर रहे थे, मगर उसकी हालत में कोई फर्क ना पड़ा था। नर्स उसका बाकायदा चेकअप करके जाती। अशनाल अपनी तबीयत खराबी के बावजूद भी उसे देखती रहती थी। हसनाल घर आता तो उसे देखकर नींद रूठ गई थी। नर्स जो उसका भरपूर ख्याल रख रही थी, उस शख्स को थका थका देखकर उसकी आंखों में नमी सी छा गई थी। हसनाल बक ने तो जैसे चैन सुकून खुद पर हराम कर लिया था। उसके अंदर का शरारती सा लड़का ना जाने कब का मर गया था। वो अपनी गुड़िया का बाप था, जो अब 9 महीने की हो गई थी। वो अब बैठती थी, उसको देखते ही बाबा बाबा करने लग पड़ती। हसनाल घर आया, अशनाल से फातिमा को लेके आया और उसे बिस्किट केक वगैरह खिलाता रहा। वो खाती और साथ साथ खिलखिलाती। उसको खिलखिलाता देखकर उसकी आंखों में नमी आई। एकदम से वो मंजर सामने आया जिस दिन उस पर क़यामत बीती थी, जब वो तैयार हो रही थी, जब उसे बख्ती अम्मा के घर लेकर गया था। 2-3 मंजर निगाह के सामने आए थे। वो खींच के फातिमा को साथ लगा गया। वो 23 साल मजबूत बाप 9 महीने की बेटी को गले लगाकर रोया था। वो बहुत साबिर था, लेकिन अपनी बेटी को देखा जो बिन माँ के थी, अपने आंसुओं पर ना कंट्रोल कर सका था। फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ था और उसको साथ लगाकर थपकने लग पड़ा, जो तकरीबन 15 मिनट बाद बाप के मजबूत और शफकत आमिर कंधे पर सर टिकाए सो गई थी। हसनाल ने उसको सोता देखकर नरमी से लिटाया और खुद फ्रेश होने चला गया था, और खुद फ्रेश होकर अपनी उस नींद की असीर बीवी के पास आया था, जो नींद की शदाई आंखें बंद किए लेटी हुई थी। वो उसके पास आकर बैठ गया। वो उसको दीवानावार देखने लग पड़ा था। लगता है नाराज हो, जो यूं खामोश हो गई हो। मुझे नहीं पता था कि इतनी नाराज हो जाओगी। प्लीज आंखें खोलो, एक दफा अपनी और मेरी बेटी को देख लो। वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, पाकीज़ा सी। एक बार उसे देखने में कोई हर्ज तो नहीं है? वो उसके आरिस को छूता दरख्वास्तमंदाना हुआ था। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। मैं खुद में से तुम्हारा अक्स ढूंढ रहा हूँ। प्लीज मिनाल, एक दफा आंखें खोलो तो पता चलेगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल चाहता है एक छोटा सा जहां हो, जिसमें मेरी बेटी और तुम हो। मेरा अल्लाह तमाम नेमतों से नवाजे। मैं जिंदगी के इन हसीन पलों को तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। वो उसकी ठंडी पेशानी पर लब रखता हुआ बेबसा बोला था।
वो कुछ पल उसे महसूस करता रहा, फिर उठा, ईशा की नमाज अदा की और सूरह रहमान की तिलावत रोजाना की तरह करता जो उसका मामूल था। वो ऊंची आवाज में तिलावत करता और कुछ देर उसके पास बैठा रहता। रोजाना तिलावत करते जैसे ही सर उठाया तो देखा उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो हैरान रह गया था। उसने छू कर लगे उसके पलकों से आंसू साफ किया। उसे लगा वो अब रिस्पॉन्स करेगी। वो देखता ही रह गया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन उसका दिल खुशी से सरशार हो गया था। वो कुरान पाक अकीदत से अलमारी में रख कर पलटा और आयल लेता उसके पास आकर बैठ गया। वो हमेशा की तरह उसके बालों पर ऑयल लगा रहा था। उसे पता था कोई रिस्पॉन्स नहीं आना, लेकिन फिर भी उसके भूरे बालों में सुकून से हाथ फेरता रहा। उस दिन पता होता तो तुम पर से सदके के पैसे नहीं बल्कि अपना हाथ बार देता। उस दिन तुम्हें मेरी नजर लगी। उसके चेहरे को देखकर धीमे लहजे से बोला था। वो इतना थका हुआ था, उससे बातें करता करता वो उसके कंधे पर सर रखता नींद की वादी में जा उतरा था। वो सर इतना दूर जरूर रखता था कि उसे तकलीफ ना हो। वो उसके सर रखते ही उसके पास सो गया था। उसके पास सुकून था। हसना सोया हुआ था। जब उसे बाजुओं पर सरसराहट सी महसूस हुई वो हैरान हुआ। उसने देखा तो मिनाल अपनी उंगलियां हिला रही थी। वो हैरत से उसे देखने लग पड़ा और फिर आन की आन में उसने अपना हाथ ऊपर किया था। वो नर्सिस की जानिब भागा जो उसके जेरे निगरान थी। कुछ ही देर में डॉक्टर की टीम आई और उसका ट्रीटमेंट करने लगी। उसको ऑक्सीजन लगाया गया क्योंकि वो रिस्पॉन्स दे रही थी। हसनाल जो शक्कर बजा लाया वो सजदा रेस हो गया था। माशाल्लाह, ला वीजा मिरेकल। डॉक्टर बाहर निकला और उसको सजदे में देखते हुए हैरान कुन लहजे में बोला, पूरे 9 महीने बाद होश में आना एक मौजज़ा ही तो था। वो मौजज़ा रब ने हसनाल बख्त पे किया था। आज उसका यकीन रंग लाया था और सब्र की आखिरी हदों से निकला था। वो कासा लिया रब के पास गया और फिर उस रब ने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। वो बेशक वो खाली हाथ लौटाता भी नहीं है। बस दुआओं में यकीन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अगर वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता तो मायूस होने के बजाय रब की मसलहत को समझना चाहिए। और हमसे ज्यादा लोग मसलहत समझते नहीं है। वो हम में से ज्यादा लोग मसलहत समझते नहीं है। वो मायूस हो जाते हैं, जबकि मायूसी तो कुफ्र गुनाह है। मीनाल होश में आने के बाद नॉर्मल नहीं रही। उसकी बीमारी ने बिल्कुल उसे मुरझा के रख दिया था। वो खाली जहन से खला में देखती रहती। हसनाल ने उसकी तीमारदारी में कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे की शादाबियत खत्म हो गई। आंखों में अजीब सी वीरानी छाई रहती। हसनाल के बाद अमीना बेगम और अशनाल उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। वो फातिमा को उसके पास लेके आती, मगर वो फातिमा को पहचान नहीं पाती थी, हालांकि वो उसकी बेटी थी। उसके लिए मौत के मुंह से बच के आई थी। हसनाल उसे रोज उसके पास लेके आता। वो उसे देखती रहती, मगर बोलती कुछ नहीं थी। ये हमारी बेटी, हमारी जन्नत है। ये हमारी फातिमा है। उसने फातिमा पर नजर मरकूज की हुई थी। हसनाल ने क्राउन से टेक लगाए मिनाल को प्यार और मोहब्बत और नरमी से बताया। मिनाल ने कुछ कहा नहीं, पर रोने लग पड़ी। और कुछ देर बाद उसने काम से बाजू आगे किया तो हसनाल ने हैरान सा होकर उसकी बाहों में फातिमा को दिया था। बड़ी बड़ी आंखें, गोल मटोल सा चेहरा। उस मासूम की नजरें माँ पर ही टिकी हुई थी। ये हमारी बेटी फातिमा। उसने एक नजर उस पर डालकर तस्दीक चाहिए और उसके इस बात पर सर हिलाने पर वो उसको अपने सीने से लगाए ममता की ठंडक महसूस करने लगी। वो साथ साथ रोती जा रही थी और साथ साथ उसके मासूम चेहरे पर प्यार भी कर रही थी। वो उसकी आवाज सुनकर हसनाल के दिल में ठंडी सी फुहार उतरती महसूस हुई थी। वो ना जाने कितनी देर फातिमा को प्यार करती रही। फातिमा ममता के जेरे असर सो गई थी। मिनाल ने एक दफा फिर फातिमा के मासूम चेहरे पर लब रखे और उसकी जानिब देखा, जो थकन में होने के बावजूद अपने आप को एक्टिव जाहिर करने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो बहुत प्यार से उसे देख रहा था। इसे मुझे दे दें, आप थक जाएंगी। उसने उसकी गोद से फातिमा को लेकर उसके साथ लिटाया था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज। वो वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। मिनाल आज ठीक लग भी रही थी। क्या वाकई? उसने पूछा तो मिनाल की धीमी मुस्कुराहट और इस बात में सर हिलाने के साथ ही वो उसकी गोद में सर रखता उसके गिर्द बाजू बांध गया था। तुम बहुत अच्छे हो। वो उसके सर पर हाथ फेरकर उसके बिखरे बालों को हटाती, उसकी कुशादा पेशानी पर लब रख गई थी और उसकी नाक से नाक मस करती, फिर उसकी आंखों पर लब रखती। हसनाल बक को हैरत के झटके दे रही थी। आप ठीक तो है ना? वो किसी खदशे के तहत बोला था। मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम कितने कमजोर हो गए हो। वो उसकी आंखों के नीचे हल्के देखती उसको पहले से कमजोर सा देखती फिक्रमंदी से बोली, यार फिट फाट हूँ मैं, बस काम ज्यादा होता है तो थक जाता हूँ मैं। इसको अपने लिए परेशान देकर उसने मुतमईन किया। मिनाल उसकी कमजोर दलील सुनकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में नमी भी आई। वो कहना तो ये चाहती थी कि काम तो पहले भी होता था। उसने अपनी एक जानिब सोई फातिमा पर और साथ उसके बाप पर भी कंफर्ट दुरुस्त किया, जो पुरसुकून सा सो रहा था। और मिनाल सारी रात इन दोनों बाप बेटी को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाती रही। वो कभी एक को देखती, कभी दूसरे को। उसने झुककर फातिमा के सर पर लब रखे। वो फातिमा के बाप और फातिमा के बाप के भी। वो दोनों अब उसकी कुल कायनात थे। वो दोनों ही उसके लिए लाजिम और मजलूम हो चुके थे। 2 साल बाद रोशनाल, जो आगा जान को एक्सरसाइज करवा रहा था, उसको रोने की आवाज आई थी। वो उनसे इजाजत लेता अंदर की जानिब आया और अंदर का मंजर देखकर वो शौक हो गया था। उसका 1 साल का बेटा माँ को देखकर रो रहा था और उनकी जोजम लॉलीपॉप मुंह में लिए चूस रही थी। ऐशल तो सुकून से सोई हुई थी, जबकि मीसम माँ को देखकर रो रहा था, जिसने ऊपर से रैपर उतार के उसे थमाया, फिर खींच के खुद के मुंह में डाला। ऐशल और मीसम जुड़वा थे।
ऐशल बाप और मीसम की शक्ल माँ पे था, दोनों ही बहुत प्यारे थे। अल्लाह ने उन्हें रहमत और नेमत दोनों से नवाजा था। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में इतनी गुर्राहट और सख्ती पोशीदा थी, उसने घबरा कर देखा और देखती रह गई। रोशनाल बक के कुशादा चेहरे पर बला की संजीदगी छाई हुई थी। अशनाल ने लॉलीपॉप को गैर इरादी तौर पर दुपट्टे के नीचे छुपाया था। रोशनाल उसके पास आके बैठा और झुककर ऐशल के माथे पर प्यार किया। कुछ देर उसके साथ लाड करता रहा तो एक घूरी अशनाल पर डालना ना भूला था। अशनाल को पता था अब उसकी खैर नहीं। उसने उठना चाहा, मगर ये क्या? उसके हाथ उसकी कमर पर थे। उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द उस शख्स के मजबूत लम्स की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अशनाल कपकपा कर रह गई थी। उसके हाथों से अपने हाथ छुड़वाना चाहा, मगर उसकी गिरफ्त सख्त रही थी। वो तो मरने वाली हो गई थी। उसकी एक सांस आ रही थी तो दूसरी जा रही थी। ओए, ये देखते मीसम, रोशनाल बक छोटी सी आवाज निकाल के आगे हुआ और बाप के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ मारे। रोशनाल ने उसे खुद में भेजा था। वो कुछ नहीं। डर के मारे उसके मुंह से आवाज भी ना निकल सकी थी, लेकिन फिर भी रोशनाल के नॉर्मल रिएक्शन देखकर लगा कि रोशनाल को पता नहीं चला कि वो लॉलीपॉप खा रही थी। उसने दिल में शुक्र अदा किया। इधर, मुझे दो। उसकी कमर से हाथ गुजारकर बगैर किसी रियायत के गुस्सीले लहजे में कहा था। तो क्या? अशनाल बीबी ने तो ऐसे पूछा जैसे कुछ जानती ही नहीं। आखिर ये भी तो शो करवाना था कि उसे कुछ इल्म नहीं है। उसकी जुबान घबरा कर रह गई थी। मैं खिलौना या छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम बहला लोगी। उसकी आवाज इतनी काटदार थी कि अशनाल के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। उसकी थोड़ी उसके कंधे पर सख्ती से टिकी हुई थी। वो ये कहते उसके हाथों से लॉलीपॉप ले चुका था जो रोशनाल को कांपते हुए महसूस हुए थे। ये सब मेरी दी गई नरमी और ढील का नतीजा है जो तुम ऐसी फजूल हरकतें कर रही हो। मैंने मना किया था ऐसी हरकत दोबारा नहीं करनी। तुमने तो मेरी सुननी ही नहीं है। खुद भी दिन ब दिन खराब हो रही हो और मेरे बच्चों को भी कर रही हो। ये लाकर किसने दिए हैं? रोशनाल ने पिछले दिनों से मना भी किया था कि अब नहीं खाना। उसने तो बहुत एहतियात से छुपा कर रखे थे। वो जब काम पर चला जाता वो तब खाती थी, मगर उसकी चोरी फिर पकड़ी गई थी। और कहाँ है? उसने सख्ती और कड़े तेवरों से उसे देखा, जो उसको देखकर प्यार भी बहुत आया, जो माँ बनने के बाद और खूबसूरत होती जा रही थी। उसने तो अक्सर देखा था कि माएँ बहुत समझदार होती हैं, मगर बकौल उसकी बीवी खुद ही बच्ची बनती जा रही थी। वो समझदार तो बहुत थी, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रात को एक ही तबीयत खराब होती तो वो सारी रात कोई ना कोई टोटका करती रहती। और तो मेरे पास नहीं है, एक ही है। वो जितना लहजे पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी उतना ही लहजा लड़खड़ाता जा रहा था। मैं खुद देख लेता हूँ। इसके अलावा मुझे एक भी नजर आ गया तो जोजम तुम्हारी खैर नहीं है। उसके साथ लगे झुकते उसने सख्ती से कहा। अशनाल डर गई, मगर बामुश्किल इस बात में सर हिलाकर उसे तसल्ली दी थी। वो अब कबर्ड अलमारी चेक कर रहा था। अशनाल की नजरें उसकी चौड़ी पुश्त पर थीं, जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जैसे अशनाल कोई जासूस हो और सीआईडी का मखसूस शख्स। वो जांच पड़ताल करते वक्त एक नजर घूर कर उस पर भी डालता। शक्ल बेशक मेरी जैसी मासूम है, लेकिन हरकतें तो बाप से डाउनलोड की हैं। उनकी तरह खड़ूस हो। मैं भूल ही गई थी कि खून का भी असर होता है। दूसरी उनकी फोटोकॉपी हो। मैंने तो 50% शेयर करना था, लेकिन मेरे बच्चे, इज्जत तो मेरे रास नहीं आई। अब तुम भी मेरे क्राइम पार्टनर की लिस्ट से अब से तुम भी मेरे क्राइम पार्टनर की लिस्ट से फारिग हो। तुम्हें तो हमदर्द समझा था। वो बिल्कुल हल्की आवाज से उसके कान में भी सरगोशियां कर रही थी। वो ये कहती एक नजर रोशनाल को देखती और एक नजर अपने बेड साइड के तकिए के नीचे देखती खुद को दाद दे रही थी, जैसे वो कभी उसके राज तक नहीं पहुंच पाएगा। रोशनाल, जो उसकी मासूम और शिकवे भरी बातें सुनी, जो बेटे से राज़ो न्याज़ कर रही थी, चेहरे के तने हुए तासरात एकदम से ढीले पड़े। अब बिल्कुल ही रोशनाल का कसूर भी नहीं था। वो उसे तंग ही बहुत करती थी। रोशनाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अशनाल की नजर के ताक़ुब में देखा, जिसकी नजर दूसरी साइड पर पड़े तकिए पर थी। वो फिर से मसरूफ हो गया। अशनाल बचाकर निगाह उस पर डाल रही थी। अब बहुत सख्त सजा मिलेगी मेरी जान। उसकी आवाज में सल्टपन था। वो उसके पास बैठता हनूज संजीदगी से बोला। मगर मैंने कुछ नहीं किया। उसके अल्फाज टूट फूट कर शिकार हुए थे। सच में कुछ नहीं किया? उसने तस्दीक चाही थी। जी, उसने गड़बड़ाकर कहा था। ये क्या है? एकदम से उसने बेड का फॉर्म ऊपर किया। नीचे ढेर से लॉलीपॉप पड़े हुए थे। वो कोई एक दो नहीं थे, ढेर सारे पड़े हुए थे। ये क्या है फिर? अब की बार उसके सवाल में और ज्यादा सख्ती थी। अशनाल बोल भी ना सकी थी। क्या है ये अशनाल? मना किया था ये गंदबला नहीं खाना। इसमें केमिकल ही पाया जाता है यार। तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था, वो खा लेती। तुम्हें खुद में तो बुरी आदतें हैं ही सही, मगर मेरे बच्चों को भी डाल रही हो। एक, तुम मेरे मना करने के बावजूद लाई भी। दूसरा, तुम छुप छुप के खा भी रही हो। तीसरा, तुम मेरे पूछने के बावजूद भी नहीं बता रही और चोरी पकड़ने पर भी झूठ बोल रही हो। बताओ क्या सजा दूं? वो उसके बाजुओं से पकड़कर सख्ती से इस्तफसार करने लगा। सुपरमैन। वो ये कांपते और धड़कते दिल से उसकी सर्द निगाहों के हनूज खुद पर जमे देखकर शिद्दत से उसके सीने से आ लगी और उसके गिर्द अपने हाथ बांधे। वो रोशनाल बक के दिल में हलचल मचा देती थी, उसके मजबूत इरादों को डामाडोल कर देती, उसकी गुस्से भरी आंखों से सारी सर्दमहरी खत्म कर देती थी। अभी भी उसने उस संगी मुजस्मे के अंदर फिट पत्थर दिल में हलचल मचा दी थी। सॉरी ना। वो उसके साथ लगकर रोने लग पड़ी। मेसम बाप की तरफ आया। वो उसके हाथों पे गुस्से से हाथ मारने लगा। रोशनाल ने अशनाल के आंसू देखे और अपने हाथों से उसके आंसू साफ करके उसकी आंखों पर लब रखे। ये लाया कौन था? अब की बार नरमी से पूछा, फिर मेसम को साथ लगाया, जब उसकी घड़ी के साथ खेलने लगा।
वो हसनाल भाई लाए थे। अशनाल ने लाड से कहा और उसकी ब्रेड पर हाथ फेरने लगी जो उसका पसंदीदा मशगला था। इसकी तो उससे ये बात सुनकर रोशनाल के मुंह से अचानक से अल्फाज फिसले। आप गाली भी देते हैं सुपरमैन? अशनाल ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब उसकी तो मैं सेटिंग करता हूँ। रोशनाल ने बात को अचानक से संभाला, लेकिन गालियाँ क्या, हसनाल तो इससे ज्यादा का मुस्तहिक था। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, उसके बालों पर हाथ फेर कर अशनाल ने जतलाया था। मैं उसे कुछ नहीं बहुत कुछ कहूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुम हमेशा मुझे बेबस कर देती हो। ये कहकर उसके माथे पर लब रखता वो हटा और सारे लॉलीपॉप हाथ में लिए और निकल गया, जबकि अशनाल बेबसी से हसनाल की खैरियत की दुआ मांगने लगी जो आज दूसरी बार बुरी तरह फंसने वाला था। हसनाल जो काम पे था उसके फोन पर बहुत ज्यादा कॉल लगी हुई थी। उसने देखा तो मिनाल की मिस्ड कॉल थी। वो हर चीज क्लोज करता जल्दी से निकला था। उसे फिक्र ने आन घेरा था क्योंकि जहाँ उसे वो थी वहाँ कोई दूसरा तीसरा नहीं था। वो जल्दी से घर पहुंचा। उसने तेजी से सीढ़ियों पर कदम रखे और भागा। जब घबराता हुआ वजूद उसके साथ आ टकराया। इससे पहले कि वो टकरा के गिरती, हसनाल ने उसे थाम लिया था। क्या हुआ है आपको? बिखरे बाल, रोती आंखें, फूली सांस, दुपट्टे से बेपरवाह। वो बस गिरने ही वाली थी। क्या हुआ है आपको? वो उसको परेशान देखकर घबरा ही तो गया था। वो हसनाल, फातिमा पता नहीं कहाँ गई है। वो मुझसे जिद कर रही थी। मैंने उसे थप्पड़ मारा। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं फीडर में दूध डाल रही थी। आपको मुझ पर रहम नहीं आता? क्यों आप मुझे इतना तंग करती हैं? पता है, मुझे लगा है पता नहीं क्या हो गया। आपकी ये हालत तो मुझे परेशान कर देती है। हसनाल, वो फातिमा छोड़कर चली गई मुझे। वो तड़प कर उठी। टेक इट इजी यार, वो आगा जान के पास खेल रही है, उसने हौसला दिया। मिनाल होश में तो आ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि 9 महीने वो कोमा में रही थी, लेकिन वो बेहोशी की कैफियत में भी उसे महसूस करती। हसनाल को पता था कि इतने अरसा बीमार रहने के बाद वो खाली दिमाग हो जाया करती थी। उसके दिमाग में गहरी चोटें आई थी। हसनाल ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वो अब पहले जैसी हो रही थी। उसने अपनी भूरे बालों वाली बिल्ली के बालों के लिए कोई भी होम्योपैथिक दवाई नहीं छोड़ी थी जो उसके बालों पर ना आजमाई हो। उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बाल पहले से लंबे बल्कि खूबसूरत हो गए थे। 2 साल से वो उसको काम करने नहीं देती थी। ये बात अलग थी कि उसके जाने के बाद वो कर देती थी। हसनाल, तुम दूसरी शादी कर लो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बीमार रहती हूँ, कोई काम नहीं करती, उसने अपनी तरफ से सलाह दी थी, जबकि हसनाल जो उसके कंधे पर लब रखकर उसे बालों के इशार में लिए पुरसुकून सा लेटा था, वो झटके से आंखें खोल गया था। शुक्र है आप होश में आने के बाद मुझे भूली नहीं, मैं तो डर ही गया था, उसने उसकी बात बदलते शरारती से लहजे में कहा था। वो नहीं चाहता था कि अभी उनके अलावा किसी और से बात हो, ना ही वो दिमाग पर जोर डाले, इसलिए बेढंगी से बात की थी। मैं जो कह रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए, बात को मत बदलो। मैं जो कह रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए, बात को मत बदलो, उसने आंखें निकालते सख्ती से कहा था। अच्छा बताएं, फिर कोई लड़की वड़की ढूंढ रखी है मेरे लिए? हसनाल भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और मजे लेकर कहा, मैं ढूंढ लूंगी ना, तुम बस शादी कर लो। मिनाल ने दिल पर पत्थर रखते कहा था। नहीं, वो खुद ढूंढ लूंगा, हसनाल ने डिम्पल की नुमाइश करते जानबूझकर कहा। तुम सच में शादी कर लोगे? वो तकरीबन 5 मिनट बाद बोली। क्या तुम सच में मुझसे उकता गए हो? हसनाल को अपनी शर्ट गीली महसूस हुई तो वह हैरान ही तो रह गया था। उसकी आंखें आंसुओं से तरबतर थीं। हाय अल्लाह, बस यहाँ तक आपका जब था। वो उसकी हालत पर अफसोस करता नफी में सर हिला गया था। अभी तो मैंने 2 और शादियां करनी थी, उसने जानबूझकर चिढ़ाया। तो मिनाल उसके सीने पर मुक्कों से वार करने लगी। एक बात याद रखना मेरी भूरी बिल्ली, मर्द को मजाक में भी दूसरी शादी के बारे में मत कहना। मर्द इतने सुनहरी मौके को छोड़ता नहीं है। वो उसे समझा रहा था, जबकि मिनाल खामोशी से उसको सुनती बड़े मान से उसके साथ लगी उसकी धड़कनों को सुन रही थी जो उसे समझा रहा था। अच्छा ना, मुझे सोने देंगी? कल का सारा दिन भी मसरूफ रहेगा फंक्शन में, तो मुझे सोने दें ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। वो उसको खुद से लगाता सो गया। कल के चढ़ने वाले सूरज में खुशियां मुंतजिर थी उनके लिए। वक्त विला में जश्न का सामा था। वक्त विला को ऐसे सजाया गया था जैसे किसी की शादी हो रही हो, लेकिन आज 3 बच्चों का अकीका था। आगा जान का सख्ती से हुक्म था कि सालगिरह की बजाय अकीका हो, इसलिए उन्होंने कुरान खानी के लिए महफिल का एहतमाम करवाया था, जिसमें कारी और मौलाना आए थे। उसके बाद बेशक एशल और मेसम की बर्थडे की इजाजत दे दी गई थी। आज कई सालों बाद बख्त विला का भाग जागा था। आज बख्त विला में खुशियों का डेरा था। हर चीज नए सिरे से सेट करवाई गई थी। आगा जान आज मुतमईन थे। बेटे की वफात के बाद वो जैसे जीना ही भूल गए थे। उनको अना ने अंदर ही अंदर खा लिया था। उनकी खुशियों की बर्बादी का आगाज इस वक्त हुआ जब उन्होंने भतीजी की मोहब्बत में अपने लाडले बेटे का अपने भतीजी की मोहब्बत में अपने लाडले बेटे का इख्तिताम किया। जब उसको घर से निकाला वो बाद में पछताए। वो बेटे को लाना चाहते थे मगर उनको उनकी अना ने तबाह किया था। आज सालों बाद उन्हें लगा उनकी उजाड़ जिंदगी में जीने की उमंग पैदा हुई है। आज वो बहुत खुश थे। यार कितनी देर लगाओगी? एक तो तुमसे मेकअप ही नहीं हो रहा। रोशनाल मेसम को तैयार कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था जो पिछले 10 मिनट से ड्रेसिंग रूम में घुसी हुई थी।
अब अगर तुम बाहर ना आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा जोजम। रोशनाल को गुस्सा आया था, उसकी ये कहने की देर थी, वो जल्दी से बाहर निकली थी। ग्रीन और बॉटल कलर की मैक्सी पहने वो मैक्सी को दोनों हाथों से पीछे किए सैर करते दिलकश नकूश, लंबी पलकें, सिल्की बाल, नाजुक सरापा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा छाया देखकर रोशनाल के लब मुस्कुराहट में ढले। ये आप इसके इसलिए मैक्सी लाते हैं ना, ताकि मुझे आपसे हेल्प लेनी पड़े। उसने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात से कहा तो रोशनाल मेसम को बेड पर लिटाए उसकी तरफ आया और उसे मोड़कर उसकी बैग अपनी तरफ की और जिप बंद की थी। तो ये ना पहनती। रोशनाल ने अपनी तय मशवरा दिया। क्यों ना पहनूं? जब आप और हसनाल भाई की ड्रेसिंग सेम है तो मैं और आप ही क्यों ना सेम ड्रेसिंग में हो। वो मुंह बसोरती उसकी बात से इनहराफ कर चुकी थी। अच्छा जोजा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे मंजूर है। तुम तो हर रूप में प्यारी लगती हो, उसमें तुम सितम ही ढाती हो। उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठाते बोला और कुछ देर बाद उसे बच्चों की तरह तैयार करते नीचे की जानिब ले आया था। हसनाल, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? ग्रीन मैक्सी और एक तरफ साइड पे सेट किए दुपट्टा, ब्राउन बालों को कर्ल किए एक जानिब फेंके, वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों की रौनक वक्त के साथ साथ बढ़ रही थी। हसनाल जो फातिमा को आगाजान को देकर आया था, उसकी आवाज सुनकर पलटकर उसे देखा। हसनाल को तो आम दिनों में वो बिखरे हुलिये में भी अपने हवासों पर छाई मालूम होती और आज तो उसको देखा तो ऐसे लगा कि अपने हिसाबों पर बिजलियां छाई हुई महसूस हुई थी। बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ? उसको ख्यालों में खोए देखकर फिर से बोली थी। झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच बोलने की मेरी ताकत नहीं है। हसनाल जो उसको देखकर उसमें खोया जानबूझकर उसे चिढ़ाने की खातिर बोला था। क्या मतलब? मीनाल ने नासमझी से पूछा। मतलब ये, सच बोलूं तो रहूं कहाँ? उसके मनमोहने चेहरे को अखियों के जरिए दिल में उतारते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो, मुझे पता था मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसलिए पूछा। वो उसकी बात को समझती आंखों में नमी लाते बच्चों की तरह बोली और गुस्से से लाल पीले चेहरे को लाती पांव पटकती जाने लगी। जब हसनाल ने आगे होकर उसको बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, मिनाल आन की आन उसके सीने से आ लगी। वो उसको खुद में समोए हुए था। उसने उसे खुद में इतनी जोर से भैंचा कि मिनाल को अपनी सांस बंद होती हुई महसूस हुई। छोड़े मुझे, मैंने सिर्फ पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम इस सजा के तौर पर मेरी सांसें बंद कर रहे हो। वो बिल्की थी। पागल हैं आप। वही तो बता रहा हूँ कि कैसी लग रही हैं आप। अच्छी नहीं बल्कि बहुत प्यारी लग रही हैं, प्यारी लड़की। चलो देर हो रही है। वो अपने सर पर दुपट्टा फैलाती जल्दी से बोली थी। बेट। हसनाल ने फ्रंट पॉकेट से लॉकेट निकाला और उसका दुपट्टा पीछे करके उसकी गर्दन में पहनाया और उसे शीशे के सामने खड़ा किया तो मैस्मराइज होकर अपनी गर्दन में अल्लाह का नाम देखा। मुझे तो लगा कि तुम्हारा नाम होगा। वो हैरान होकर प्यार से लॉकेट पर हाथ फेरती बोली। है तो सही मेरा नाम। आपकी नजर इस पाक नाम पर पड़ेगी तो मेरी याद खुद ब खुद आएगी। और मेरा नाम आखिर में है मीम। वो एच पे लफ्ज लिखा धीरे से बोला। उसकी गर्दन से थोड़ा नीचे अल्लाह के पाक नाम पे लब रखकर मिनाल की रूह को पुरसुकून कर गया था। हसनाल, चलें, देर हो रही है ना? वो उसे कहने लगी तो हसनाल ने उसके सर पर सलीके से दुपट्टा किया जो वन साइड से पिनअप हुआ था और उसे बाजों के घेरे में नीचे ले गया था। अकीके की रस्म हो गई, अब केक काटना रह गया था। मानो कहाँ है हसनाल? केक काटने में कुछ वक्त बाकी था। जब मीनाल ने मानो का पूछा तो उसने हाथ से इशारा किया था। जो आगा जान की ग्लासेस के साथ खेलती, उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाती तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका कह कहा निकल जाता था। कुछ ही पल में मजीद बाबा और बख्ती अम्मा महफिल में खुशी बखेरने आए। सब बहुत ही गर्मजोशी से उन्हें मिले थे और उनका शुक्रिया अदा किया और फिर फोटो सेशन हुआ। फैमिली फोटो बनवाया गया। सबने तोहफे तोहफे दिए। सबके चेहरों पर तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। फिर उसी मुस्कुराहट का इख्तिताम मगर खुशियों का आगाज हुआ था। वक्त वला का वक्त जाग उठा था। रोशनाल भाई वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उसने पीछे आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा तो मिनाल कंफ्यूज सी खड़ी हुई थी। जब हसनाल भाई कहती तो उसने सोचा उसके कहने में हर्ज क्या है। वो चलता हुआ उसकी तरफ आया और कुछ फासले पर हैरान सा रुका। जो वो 3 सालों के बाद इतनी परेशानियों और तकलीफें सहकर भी उसे नजरें ना मिला पाती, आज भी वो उसका गिल्ट खत्म करने का सोच रहा था। वो अब उसके भाई की बीवी थी, उसकी भाभी थी और उससे 3-4 साल छोटी भी थी। उसने गलती की थी और वो अपनी गलती पे शर्मिंदा थी और रोशनाल को वो इस तरह शर्मिंदा शर्मिंदा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसने कई दफा नोट किया कि वो जब भी उसके पास से गुजरती है या तो निगाहें चुरा लेती है या बगैर देखे जल्दी से गुजर जाती है। बोलो। रोशनाल ने उसको उंगलियां पिसाए देखा तो बोला। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। हर गलती जो मैंने आपके और इशनाल के साथ की, प्लीज भाई, मुझे मेरा गिल्ट जीने नहीं देता। कहते हैं एतबार एक दफा टूट जाए तो वापस नहीं आता। आप सबका एतबार टूट गया है मुझ पर से। मुझे इल्म है आप एतबार नहीं करेंगे, लेकिन माफ करके सुकून तो दे सकते हैं ना। देखो मिनाल, मैं नहीं हूँ नाराज। मैंने तुम्हें उस दिन माफ कर दिया था जिस दिन अपनी जिंदगी में इशनाल की अहमियत पता चली और तुम्हारी इस गलती से तुम्हारी और हम तीनों की जिंदगियों में बदलाव तो बहुत आया, लेकिन वो पहले से खूबसूरत हो गई हैं। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे एक शख्स ने मेरी जिंदगी से मुझे मिला दिया। और प्लीज आइंदा जब भी मेरे सामने से गुजरो या मेरी तरफ देखो तो तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी की बजाय मेरे लिए इज्जत हो। तुम मेरे चाचू की बेटी हो, मेरे भाई की बीवी हो, मेरी खाला की बेटी हो, इसीलिए तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। हर चीज को भूल जाओ सिस्टर। हम सब तुम्हारी बीमारी की वजह से परेशान रहे और सबसे बढ़कर हसनाल।
उसकी इज्जत करो क्योंकि वो बहुत समझदार है। तुम खुशनसीब हो कि मेरे भाई के नसीब में लिखी गई हो। और आइंदा जहाँ से गुजरो तो बहनों की तरह गुजरो और मान से लड़कर चीज मांगना, ना लाके तो बाबा से कान खिंचवा लेना। वो उसे समझाते समझाते आखिर में शरारती हुआ ताकि वो उसे खौफनाक फेस से निकल आए। और थोड़ी देर बाद वाकई उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे। रोशनाल उसके सर पर हाथ रखता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, लेकिन मेरी हेल्प नहीं करवा सकती। कम से कम मुझे ये चीजें पकड़ा दो। मैं तुम्हारी उम्र की थी तो सारा काम करना आता था मुझे। जरा अकल नहीं है तुम में। वो टेबल पर चढ़ी फोटो लगा रही थी जो आगा जान ने दोनों पोतों को तोहफे के तौर पर पेश की थी, जिसमें दोनों ने एशल और मीसम को उठाया हुआ था। रोशनाल कमरे में आया तो उसको एशल के साथ खपते देखा, जो अपनी समझदारी के किस्से हाथों के इशारे से उसे सुनाती और फिर काम में मसरूफ हो जाती। उस मासूम को सुना रही थी जिसे अभी चलना भी सही तरह नहीं आता था। दुपट्टे टेबल पर पड़ा हुआ था, उसकी गुलाबी घेरेदार मैक्सी आगे पीछे फैली हुई थी। वो जब टेबल से चीज उठाने की खातिर झुकती, उसके स्याह सिल्की बाल आगे पीछे होते खूबसूरत मंजर पेश करते। रोशनाल अपनी कांच की गुड़िया की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुस्कुराया। अच्छा, 1.5 साल की उम्र में कबीर चाचू की जमीनों पर कौन सी हलें चलाई थी, मुझे बताना जरा। मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से पाला। अभी तक तो शूज लेसेस तुम्हारे मैं बांधता हूँ, पौनी तुम्हारी मैं करता हूँ। 2 बच्चों की माँ होकर भी अभी तक अकल नहीं आई और उस छोटी बच्ची को अकल पर दर्द दे रही हो। वाह, क्या कहने हैं आपके जोजम। रोशनाल आहिस्तगी से चलता हुआ टेबल के पास आया और हाथ बांधकर महज तंग करने की खातिर बोला, आप चुप करें। इसे मैं अकल नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा। माँ हूँ, बुरा थोड़ी चाहूंगी। वो एक बार तीखी नजरों से देखती अब मेसम, एशल और फातिमा की तस्वीर लगाने लगी। पहले खुद तो सीख लो जोजम, फिर इसे अकल पर लेक्चर दे लेना। अब की बार रोशनाल ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और फिर से पंगा लिया। उसके साथ पंगों में भी उसे बहुत मजा आता था। वो तीखी और तंजिया बातें इसलिए करता कि वो उसके चेहरे के क्यूट क्यूट तासुरात देख सके। मुझ में बेशक अकल हो या ना हो, पर मैं इसे जरूर सिखाऊंगी। वो फिर इसे आंखें दिखाती जिद्दी लहजे में बोली तो रोशनाल ने टेबल को हिलाया। क्या कर रहे हैं आप? इसलिए मुझे गिराना चाह रहे हैं कि मुझे मार के दूसरी शादी कर सकें। वो टेबल के हिलने से डगमगाई और थोड़ा सा ऊंचा होकर बोली, नहीं इसीलिए बल्कि इसलिए कि अपनी पहली शादी को निभा सकूं। वो ये कहते उसकी मैक्सी को कोने से पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ उठा गया था। छोड़े मुझे, बच्चे देखेंगे, उन पर बुरा असर पड़ेगा। वो उसके बालों को खींचकर बोली, ये तो है, लेकिन मेरा रोमांटिक होना तो बनता है। मुझे आप पर यकीन है सुपरमैन कि आप कभी मैसम या एशल के सामने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। आप जितना भी गुस्सा हो उनके सामने कभी मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे। मुझे तू तू करके मुखातिब नहीं करेंगे। फिर जिस तरह आपको देखें इसी टोन में मुझसे बात करेंगे। अगर आप मुझे इज्जत नहीं देंगे तो ये भी इज्जत नहीं देंगे। आप इनके सामने मेरी जात हल्की करेंगे तो मुझे मां नहीं समझेंगे। बेशक अभी ये मासूम है, लेकिन बड़े होकर ये बदतमीज हो जाएंगे। ये अभी सबसे आपकी हर बात को पिक करते हैं। बस मुझे ये यकीन चाहिए। वो अपना आप मनवाना चाहती थी। वो उसकी बात सुनकर साकित हुआ था। वो तो उसे लाउबाली सा समझता था, मगर अपनी इस 12 साल छोटी बीवी की बात सुनकर उसे झटका ही तो लगा था कि वो कैसे छोटी छोटी बातों को मिनटों में जज कर लेती थी। अब तो वो माँ थी, अकलमंद कैसे ना होती। हर पहलू से सोच रही थी। रोशनाल को अपनी किस्मत पर रश्क हुआ था। उसे पता था कि वो लड़की अना नहीं करती, बल्कि हर मामले में साफ साफ बात करती है। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो जोजम। मैं रोशनाल बस आपको यकीन बख्शता हूँ कि कभी अपने बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। वो उसे खुद से लगाते प्यार भरे लहजे में कहता उसके शकूक को शुभात दूर कर गया था। अशनाल ने उसके सीने से सर टिकाए अल्लाह का शुक्र अदा किया था। मीनाल आज बहुत खुश थी। आज उसने शुक्र किया कि रोशनाल ने उसे माफ कर दिया था। आज उसे बहुत कुछ मिला। उसने एक नजर हसनाल को देखा जो मसरूफ सा बैठा काम कर रहा था। उसने एक प्यार भरी नजर उस पर डाली और फातिमा को कपड़े चेंज करवाने लगी। उसे कपड़े चेंज करवा के फारिग हुई और उसे फीडर पकड़ाया। वो फीडर पीने लगी। उसे लगा उसने झुककर हसनाल के वो फीडर पीने लगी। उसे लगा तो उसने उसे झुककर हसनाल के पास लिटाया कि वो उछल कूद करते कहीं गिर ही ना जाए। वो 3 साल की थी, इस तरह कोई खतरा नहीं था। शरारतें करते वक्त कोई ना कोई चोट लगवा बैठती। वो फातिमा को लटाकर पीछे होने लगी थी जब हसनाल के लब अपने कंधों पर महसूस हुए। उसके लम्स पर उसने सांसें रोक ली थी। थक गई होंगी, आराम कर लें। हसनाल की नरम और मीठी सी आवाज सुनाई दी। नहीं, मैंने मानो का यूनिफॉर्म प्रेस करना है, तुम्हारी चाय बनानी है और फातिमा के लिए दूध बॉयल करना है। आज भी मानो ने छुट्टी की है। उसके हाथ कंधों से उठाकर उन पर लब रखे और उनको बहुत प्यार से देखा। जो व्हाइट कलर के कुर्ते में बहुत प्यारा लग रहा था, वो उसे देखती पीछे हटी थी और मैक्सी का दुपट्टा उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। उसने दरवाजा खुला देखा तो बंद किया। आज आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। वो लैपटॉप से निगाहें उठाता उसे देखकर शरारती हुआ। शर्म करो। मीनाल हाथों से कंगन उतारती साइड टेबल पर रखकर बोली। वो मैक्सी को हाथों से उठाए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जबकि हसनाल फिर से काम करने लगा कि उसे अहमद की कॉल आई। वो उससे बात करने लगा, जिसको इरफान दुरानी की वीडियो सेंड की, लेकिन उसने इरफान दुरानी की बेटी को बीच में इन्वॉल्व करने से मना कर दिया। वो एक बेटी पे उसके बाप की बुरी खसलत जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो खुद एक बेटी का बाप था। उसकी बेशक बहन नहीं थी, लेकिन वो फातिमा का सरपरस्त था। वो अहमद से बात करने लगा और उठकर सोफे पर लैपटॉप बैग से केस के कागजात निकालकर तस्वीर बनाई, व्हाट्सएप पर अहमद को सेंड की।
मिनाल फ्रेश होकर सादा सा सूट पहनकर बाहर निकली तो हसनाल को फोन पर बिजी देखकर उसे शरारत सूझी। वो जो हाथ के इशारे से पूरा प्रोसेस समझा रहा था। मिनाल को अपना ये सादा सा बंदा बहुत प्यारा लगा, जो अंदर से बिल्कुल बाहर की तरह प्यारा था। वो चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से जाती आई और लैपटॉप उसकी गोद से उठाती सीधी हुई और उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। फोन करता हसनाल साकित हुआ। उसने कब सोचा था कि वो खुद चलकर उसके पास आएगी, लेकिन फिलहाल वो मसरूफ था, इसलिए कोई रद्द अमल ना जाहिर कर सका। वो कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसके सीने पर गुदगुदी करके तंग कर रही थी। वो तंग करती और साथ मुस्कुराती, उसकी बेबसी को एंजॉय करती कि वो दूसरों को तंग करने वाला अब उसके घेरे में ऐसा फंसा कि बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था। अब उसने उसकी तरफ देखा, जो उसे घूरता फिर से मसरूफ हुआ। मिनाल ने जब देखा कि वो उसे इग्नोर कर रहा है, वो उसे मजीद तंग करने लगी और उसकी गोद से सर उठाती उसके गाल पर लब रख गई। उसके बेबस चेहरे पर प्यार भी टूट कर आ रहा था। मिनाल से वो 4 साल छोटा था, मगर अपने डेढ़ डोल और ग्रेसफुल शख्सियत से वो उसे काफी बड़ा रखता। हाय, मिनाल का सुपरमैन तो अच्छा है, मगर मेरा ये सिंपल मैन भी कम नहीं है। उसके कान में सरगोशी करके उठने लगी जब हसनाल ने उसे पकड़ लिया था। हसनाल फोन तो उसके लम्स पर ही बंद कर चुका था। अब बताएं मैं कितना अच्छा हूँ और मुझ में क्या क्या अच्छा है। वो उसको खींचकर अपनी गोद में बिठाते मायने खेली से बोला, रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता मुखलिसी का रिश्ता है, यानी जाति मवाद से हटके सिर्फ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। जिंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलवाती है जो आपके साथ बगैर किसी मुफाद और लालच के होते हैं, और रब ने मुझे तुमसे मिलवाया है हसनाल बग। जब तुम मुझे आप कहते हो, मुझे इज्जत देते हो, रब के बाद उस वक्त तुम्हारे आगे सजदा करने का दिल करता है मेरा। मैं किसी के आगे जिंदगी भर नहीं झुकी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के आगे झुकी। जब तुम मुझे इज्जत देते हो, मेरी बेतुकी बातें सुनते हो, फिर मुझे अपनी रूह के हकदार लगते हो। मुझे अगर अगले जहान में भी किसी चीज को दोबारा मिलने का मौका मिला, मुझे इस काबिल जाना गया, तो मैं तुम्हें दोबारा अपने अल्लाह से दरख्वास्त करके मांगूंगी। वो उसके सीने से लगे बहुत ही खूबसूरत लफ्जों का चुनाव का इस्तेमाल करती उसके 3 साल सब्र का सिला दे गई थी। हसनाल उसे उठाता बेड पर लाया और लिटाया था। कहाँ जा रहे हो? वो उसे लिटाकर उठने लगा। जब वो अपने हाथ गिरबान पर रखती उसको दीवानों की तरह देखने लगी, जो अल्लाह का शुक्र अदा करने जा रहा था। वापसी पे बताऊंगा, आ रहा हूँ। हसनाल ने उसके गिरबान से नरमी से हाथ उठाया और झुककर उसकी आंखों पर बोसा देकर बोलता उठ खड़ा हुआ था। मिनाल ने उसको जाते देखा तो जल्दी से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकली ताकि वो 3 काम कर सकें। वो उसके कपड़े प्रेस करके आई और मानो को देखा, जो कापियां खोले ही उन्हीं कपड़ों में सो गई थी जो उसने आज पहने हुए थे। उसने उसे हल्के से उठाया और उसे दूध पिलाया था। उसने सोती जाती कैफियत में पिया। मानो, उठो, शाबाश, कपड़े चेंज कर लो, फिर सो जाना। वो उसको हिलाकर निहायत ही प्यार से बोली तो वो उससे सूट लेती बाथरूम में चली गई थी। जब तक वो चेंज करके वापस आई, तब तक मिनाल ने उसके कपड़े हैंग कर दिए थे। वो उसे सुलाकर उसकी कापियों को संभाल कर बाहर निकली थी और फिर हसनाल की चाय और फातिमा का दूध बॉयल करने की घर से किचन में आई और साथ मेसम और एशर का भी करके रख देती ताकि हसनाल को परेशानी ना हो। वो सोच ही रही थी जब फातिमा की रोने की आवाज आई थी। वो जल्दी जल्दी से हाथ हिलाती हसनाल के लिए बादाम का दूध लेकर अंदर दाखिल हुई तो वो हसनाल के पास जाए नमाज पे बैठी थी। वो नमाज पढ़ते हसनाल के कभी उसके पीछे होकर बाजू बांध लेती तो कभी उसके सर से सर जोड़ लेती, लेकिन वो फिर भी सुकून से नमाज पढ़ रहा था। वो उसे देखती रही। सर पर रुमाल बांधे वो इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स लगा, और ऊपर से ये अनोखा मंजर इसीलिए क्योंकि इस वक्त दोनों बाप बेटी का मुकम्मल रिश्ता लगा था। वो नमाज पढ़कर अब दुआ मांगने लगा जब फातिमा ने उसकी गर्दन पर में सर रखकर उसके सीने पे हाथ फेरने लगी। अब मिनाल को अपनी कमी लगी तो वो उसके साथ नीचे बैठती, फातिमा को फीडर पकड़ाती, उसके साथ बैठी और उसके कंधे पर सर रखा। वो शख्स अपने दिल की खूबसूरती के सबब उसे बहुत पसंद था। वो शख्स उसके दिल का बादशाह था। वो किसी सल्तनत का बादशाह नहीं था। वो मिनाल के दिल की सख्ती पर वो मिनाल के दिल की सख्ती पर बराजमान हो गया था। बादशाह वो नहीं होता जिसके सर पर ताज होता है, बादशाह वो होता है जो दिलों पर राज करता है, और उसने मिनाल हाकिम बक के दिल पर राज किया था। बस आपकी कमी महसूस हुई थी। उसने मिनाल के गाल पर हाथ रखकर अकीदत से कहा, फिर सूरतों का विर्द करके उसके सर पर फूंक मारी ताकि जो कभी खाली जहन हो जाती वो ना हो, और उसके बाद फातिमा पर नजर दम करके उस पर फूंकी थी। बा 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 आपकी भूली बिल्ली मारती है। वो फीडर वहीं रखी तोतली आवाज में बोली तो हसनाल उसकी आवाज सुनता मुस्कुराया था। मेरे भूरे बालों वाली बिल्ली फिर मेरे बच्चे को हैप्पी भी तो करती है। हसनाल ने मिनाल की साइड ली। बाबा, मम्मा डांटती हैं। वो उसकी गोद पे चढ़ती उसके बालों से खेलती शिकवा करते बोली, और हाँ बुरी बिल्ली, मेरी लाडू को क्यों डांटती हैं आप? वो मिनाल को खुद में भेजते लाड से बोला था। और मामा की शिकायतें लगाती हो? वो उसके गाल पर प्यार करते बोली। थोड़ी देर बाद फातिमा सो गई थी। ये मुझे दो और तुम उठकर दूध पी लो। दिन ब दिन कमजोर हो रहे हो, हर वक्त हमारी फिक्र में घुलते, जरा परवाह नहीं है तुम्हें अपनी। वो उसे जितना चाहे, मगर वो उसके लिए दूध बॉयल करके बादाम डालती। आप हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए, फिर मैं क्यों अपना ख्याल रखूं? और वैसे भी अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना असल जिंदगी है। वो ये बात करके उसे लाजवाब कर चुका था, इसलिए वो उसे अच्छा लगता था। फिर इनकी छोटी छोटी नोक झोंक रही और इन दोनों की जिंदगी खूबसूरत थी।
कहाँ जा रही हो? वो जो एहतियात से दबे पाँव उठाती बाहर जाने लगी थी जब वो एकदम से अंदर से उसे टकरा कर गिरती। जब भी उसने उसे बाजुओं के हसार में लिया, उसकी भारी आवाज सुनकर डर गई थी। वो उसे छुपकर वही काम कर रही थी जिस काम से उसने मना किया था। वो उसके आने से पहले कमरे से निकलना चाहती थी, मगर उसकी किस्मत बुरी जो इस तरह से उसे टकराव हुआ। वो सांस रोक कर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? ओ फल्ला, आपने मेरा तराह निकाल दिया। वो दिल पे हाथ रखती फूली सांस से बोली, हाँ, इतना तुम्हारा तराह राह पर पड़ा हुआ होता है जो मेरे एक दफा बोलने से ही निकल जाता है। तंस का एक तीर रखकर उसे मारा जो बुरी तरह खज्जल होकर रह गई थी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो जोजम। कहाँ जा रही हो? वो आपके लिए पानी लेने जा रही थी ना? वो जल्दी जल्दी उसके बाजुओं से निकलना चाहती थी ताकि हसनाल भूल से अंदर ना आ जाए। पर मुझे पानी नहीं पीना, इसलिए खामोशी से मुझे खुद को महसूस करने दो। ना नहीं, पर मुझे प्यास लगी है। वो उसका हसार तोड़कर घबरा कर नीचे भागी। रोशनाल उसको घबराता देखकर कुछ सोचने पर मजबूर हुआ था, मगर गहरा सांस लेते हुए मैसम की तरफ देखा। एशल से वो लाड करके आया, मगर बारी उसके लाडले बेटे की थी। वो उसके पास आकर बैठा और पॉकेट से पेंसिल निकालकर उसके कान पर हल्की सी फेरी, जिससे वो हिला। और फिर रोशनाल ने उसे बाजुओं में लेकर प्यार निछावर करने लगा। वो कुछ देर बाद तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर नीचे आया तो अशनाल और हसनाल को देखकर उसको अशनाल के घबराने की वजह समझ आई। वो जल्दी से नीचे उतरने लगी। वो और जिस बात का उसे डर था वही हसनाल उसकी मखसूस चीज लेकर ऊपर आया, जिसका राजदान सिर्फ वही था। ये लो, ये आखिरी बार था, और प्लीज आइंदा मुझ पर रहम करना। इस बार तुम्हारे उस जल्लाद के हत्थे चढ़ गया तो उसने मार मार कर मेरा भरकस निकाल देना है। वो लॉलीपॉप का पैक उसके आगे करता ऐसे बेबस सा बोला जैसे दुनिया का बेचारा तरीन इंसान वो ही हो। शुक्रिया हसनाल भाई। वो उसके हाथ से डब्बा लेती मशकूर सी बोली, मैं तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर रहम खा जाता हूँ, लेकिन हर बार नहीं इशनाल, अब नहीं। अब मैंने रहम खाया तो तुम्हारा जल्लाद शोहर कच्चा खा जाएगा मुझे। उसने दोनों हाथ उसके सामने बांधकर दरख्वास्त की थी। नहीं हसनाल भाई, नहीं कहूंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह आपको खुशियों वाली लंबी जिंदगी दे। वो उसे दुआ देने लगी। अशनाल भागो, आ गया इजराइल। फिलहाल तो मेरी जिंदगी की दुआ करो, अगर बच गई तो खुशियां वो रब खुद दे देगा। हसनाल फटी निगाहों से कहता भागा था। वो जो समझ नहीं पा रही थी हसनाल को एकदम क्या हुआ है। वो तो जब छोटा था तो उल्टा कोई काम कर लेता तब रोशनाल को कहता, मगर उसके इजराइल लफ्ज की तशरीह तब समझ आई जब अपने कंधे पर उसका हाथ देखा था। तुम्हारी मल्टीनेस तो मैं फारिग वक्त में करता हूँ तुम्हारी मेंटेनेंस तो मैं फारिग वक्त में करता हूँ, फिलहाल इससे तो निपटूं। वो उसको नजरों से ओझल होने से पहले देखता बोला। उसकी बात सुनकर इशनाल की गले में सांसें अटक गईं। उसके रिएक्शन से खौफ आने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इससे पहले वो भागती, मगर फिर से उसकी जालिम गिरफ्त में फंसी थी। रोशनाल ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, जिसकी रंगत खौफनाक हद तक पीली पड़ चुकी थी। बताओ अब क्या सजा दूं? उसके गाल से गाल रब करता सख्ती से बोला तो उसकी दाढ़ी की जुबान उसे अपने गाल पर महसूस हुई तो सांस खींच ली। वो जब ग्रे कलर के सूट मर्दाना वजाहत से भरपूर, तीखी नाक पर गुस्सा जमाए बेबाक सी गुस्ताखी किए उसको मजीद मारने पर तुला। और तीसरा, उसके पास से आती परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू। अशनाल की सांसों में घुली तो वो कुछ सेकंड के लिए सांसें रोककर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी शुगर या ब्लड प्रेशर लो हो जाए तब ये खा लेना। उसने खुद को बचाने के लिए झूठ घड़ा। अच्छा, उस डॉक्टर से जरा मेरी बात करवाना डियर, मुझे भी तो पता चले वो और कितने लोगों को डिस्क्रिप्शन में लॉलीपॉप का कह चुकी है, फिर मुझसे ले लेना। उसने उसके हाथ से लॉलीपॉप ले लिए। उसे लगा वो अब उसने ले लिया, अब उसे नहीं मिलेंगे। तो आंखों में आंसू आ गए। और यही वो आखिरी हथियार था जहाँ रोशनाल पिघल जाता था। अब क्या हुआ है? रोशनाल ने नरमी से पूछा था। उसके पूछने की देर थी कि उसके आंसू गालों से फैलते गर्दन की तरफ सफर करने लगे। मैं इतनी जलील भी होती हूँ इसके पीछे, और आप मुझसे छीन भी लेते हैं। आपके इतने ज्यादा पैसे हैं फिर भी आप कंजूसी करते हैं। बच्चों की तरह सूं सूं करके कहा गया था। 2 मिनट में नीचे तैयार होकर आओ और मेसम को भी लेके आओ। आज तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा मेरे बच्चा। आज का दिन जो चाहे ले लेना, बस इन हसीन आंखों पर जुल्म मत करो वरना मेरी पिटाई होगी। बाबा और आगा जान से कि मैंने उनकी लाडली को रुलाया है, और कबीर चाचू मेरी ख्वाब में आ जाएंगे। मैं तुम्हें मना थोड़ी करता हूँ, बस इसलिए कहता हूँ कि ये तुम्हारा स्टमक खराब कर देगा। प्लीज इनको छोड़कर जो चीज चाहो ले लेना, मुझे खुशी होगी, और यकीनन तुम ऐसा काम करोगी जिसमें मेरी खुशी होगी। ये लो। वो उसकी हिन्नी नशीली आंखों में के आंसुओं में खो गया था और थोड़ी देर बाद उसे पैकेट पकड़ाया। नहीं, ये आप किसी और को दे दें, मैं नहीं लूंगी, और आप बहुत अच्छे हैं। वो अपने सितमगर सुपरमैन की कोई बात रद्द करती, ऐसा भी भला हो सकता था। और ऊपर से उस लंबे जोड़े इंसान को बहुत मोहब्बत से देखा जो उसके दिल में रहता था। उसकी रूह का मकीन था। ओके, मैं तैयार होके आती हूँ। वो उसकी हल्की बड़ी दाढ़ी पर लब रखती खिलखिलाती चली गई, जबकि रोशनाल उसके नन्हे से लम्स पर मुस्कुराया था। एक तो वो उसकी छोटी सी जान थी, ऊपर जब उसकी रजामंदी में राजी होती तो उसे इश्क होने लग पड़ता। कुछ देर बाद वो उसे एक मार्ट पर लेकर आया। वो सारी छोटी मोटी चीजें जो वो खाती थी उसे लेकर दी और फिर शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में लेके आया। रात देर वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजे देखता रहा था। जिंदगी उन चारों की एक दूसरे की संगत बहुत खूबसूरत थी। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें, खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें।
मम्मा मानो अपी गंदी है। फातिमा पेंसिल से हाथ को हटाती मिनाल का दुपट्टा खींचकर बोली थी, ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बोलते, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। वो बिल्कुल अपने बाबा से बढ़कर प्यार करते हैं। अगर आप दूसरों को बोलोगी तो फिर अल्लाह कभी बात नहीं करेगा और फिर बाबा आपको प्यार नहीं करेंगे। वो उसे समझा रही थी, चलो मानो आपी से सॉरी करो। उसने फातिमा से सॉरी करवाकर सुकून लिया था। सगीर साहब खामोशी से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो सोचने पर मजबूर हुए थे, अगर वो उस रात मिनाल को चाय में सफूफ डालते ना देखते तो वो रोशनाल का जिंदगी का फैसला ना कर पाते। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया और कई जगह रिस्क लेना पड़ता है और उन्होंने बगैर इंजाम की परवाह किए रिस्क लिया था। अगर वो इस रात मिनाल के हसरत को देखकर हंगामा करते और उसकी जात पर कीचड़ उछालते तो वो बागी हो जाती। उसके दिल में हरगिज मिनाल के लिए बगावत खत्म ना होती, बल्कि नफरत का ये छोटा सा पौधा एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाता। वो मुसीबतों में घिरे जरूर थे, मगर रब ने सबके दिल की मैल धो डाली थी। बेशक उनके राज ने सबकी जिंदगियों को खूबसूरत बना डाला था। बेशक अल्लाह ने उस राज के बदले थे। राज रखना मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं। मिनाल फातिमा को पेंसिल से पकड़कर लिखना सिखा रही थी। उसके दूसरी तरफ मानो बैठकर लिख रही थी। आगा जान और सगीर साहब बाहर दूसरी जानिब बैठे चाय पी रहे थे। रोशनाल और अशनाल घर नहीं थे। अशनाल और तहमीना बेगम, जो मेसम और रेशल को वैक्सीनेशन के लिए लेकर गई हुई थी। थोड़ी देर में रोशनाल और हसनाल, तहमीना बेगम और अशनाल अंदर आए थे। हसनाल ने आते ही फातिमा को मिनाल से लिया और उसे प्यार किया। दिल तो कर रहा है यही हाल आपका करूं, मगर ये जालिम समाज है हमारे बीच, उसने उसके कान में कहा था। उसकी बात सुनकर मिनाल लाल पड़ती फौरन उठी और चाय बनाने के लिए किचन की तरफ गई। वो 15 मिनट के अंदर चाय और बिस्किट लेकर आ गई थी। एक राज सगीर साहब ने रखा, दूसरा राज मिनाल ने माँ का रखा। किसी को भी माँ के हसरत का ना बताया कि उसकी माँ ने उसके सगे बाप और अपनी सौकन को मारा। उसने वो राज उसी दिन दफन कर दिया जिस दिन उसकी माँ दफन हुई थी। उसे अपनी माँ का बहुत अफसोस था, मगर बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। और तीसरा राज हसनाल बख्त ने रखा। उसने अनाया उस दुरानी को उसके बाप का जुर्म नहीं खुलेआम बताया। वो आज खुश था कि वो वकार को भी कैफिर करदार तक पहुंचा आया था। और दूसरा, वो नहीं चाहता था कि अनाया दुरानी की सारी जिंदगी इस दुख में गुजरे, वो कभी सर उठाकर जी ना पाए। इसीलिए वो ये राज रख गया था। उन सबकी जिंदगी राज पर घूम रही थी। राज रखना सीखे, ये बहुत मुश्किल काम है, मगर यकीन माने आप किसी के राज रखेंगे तो ऊपर वाला आपके गुनाहों की तशहीर नहीं करेगा। अगर आप किसी के राज महफिल में खोलेंगे या किसी को बताएंगे तो रब आपको घर के अंदर ही आपके राजों से पर्दाफाश करेगा। ये तो मकाफाते अमल है। अनाओं को छोड़ें, रिश्तों से मोहब्बत करें, खलूस की फिजा कायम करें। रिश्ते ना सख्ती से चलते हैं ना आकड़ से चलते हैं, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत से चलते हैं। आप बेशक अपनी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दें, मगर किसी की जात से खामियां मत निकालें, ये बहुत बुरा फेल है। इस दुनिया की सबसे बड़ी महंगी, बावकार और कीमती चीज राह हदायत का तालिब होना है। और तालिब भी वो जिसका अंदर और बाहर पाक और साफ हो। और हदायत बिन मांगे कभी नहीं मिला करती, इसलिए कोशिश करनी होती है और फिर खुद को कबूल करके उसकी रजा में राजी होना होता है और सब अल्लाह की रजा में खुश थे। वह सबकी हल्की हल्की हंसी से उस शाम का सूरज वक्त विदा में सुकून की फिजा को देखकर अलविदा हो गया था। शतरंज की इस बाजी में मात अना, गुरूर और हसद की हुई थी। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, क्योंकि आप कांटे बोकर फूल की उम्मीद रखें तो सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन आप गलती करके उस पर डट जाने की बजाय उसे मान लें तो यकीन माने जिंदगी आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है। उन पर आजमाइश आई मगर वो पूरे उतरे। अल्लाह वाले अल्लाह की मसलियत को समझ नहीं सकते, मगर वो सब्र करते हैं और बेशक उन्होंने सब्र किया था। वक्त बिला में बदगुमानी के बादल छट गए थे। अबर आलूद के बाद आसमान साफ था। खत्म शुभ।